Hello guys, welcome back to the channel Demystify, and as you know that we are continuing with our BA Honors Philosophy ka course, and we have already completed with the logic syllabus on the YouTube channel Demystified, and you can always go and visit the channel. And apart from this, you will also find many other interesting content there. Humanities का class 12 का पूरा content, you'll get daily newspapers and stuff like that. So हमने logic का तो logic discipline का first semester का पूरा course we have already completed. Now we will also be finishing and wrapping up with Indian philosophy. Only a few topics are left, and then we are this is we'll be also done with introduction to philosophy. जैसे कि आपको पता ही होगा कि introduction to philosophy is a new paper that has been introduced only this year, according to the new education policy. So now this is a topic of unit 3, I guess, unit 2, what is metaphysics. So वैसे ये टॉपिक काफ़ी इजी है, एंड आपको जिस बुक से पढ़ना है what is this thing called philosophy, that it is very easy. It's just that you have to learn a bit. थोड़ा सा learn करने वाला part है. Apart from that, it's very very easy to understand. What is there? Are there abstract objects? What are properties? What sort of properties and relations are there? Wholes and parts? What could have been? तो हमें ये पूरा जो है वो पढ़ना है. What is there? Those who think that metaphysics is characterized by the issues it investigates think that it's at its heart metaphysics is the philosophical study of what there is and how things are related to one another. तो जो लोग ये समझते हैं कि मेटाफिजिक्स जो है उसमें इश्यूज इट इन्वेस्टिगेट्स, अगर उससे रिलेटेड, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि मेटाफिजिक्स जो है वो किस चीज़ की स्टडी की क्या चीज़ है, क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और वो चीज़ें कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. फिर दूसरा ग्रुप ऑफ थॉट है, दूसरा थॉट जो है उन्हें लगता है कि मेटाफिजिक्स इज हाउ इट इन्वेस्टिगेट्स क्वेश्चन रादर देन व्हाट इट इन्वेस्टिगेट्स. तो एक जो ग्रुप है वो सोचता है कि वो जो चीज़ें मेटाफिजिक्स से इन्वेस्टिगेट करता है, एंड दूसरा ग्रुप का कहना है कि वो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उसको नहीं, कैसे उनको इन्वेस्टिगेट करता है इज व्हाट इज मेटाफिजिक्स. तो दोनों पार्टीज, मतलब दोनों जो थॉट्स है ये चीज़ के लिए अग्री करते हैं दैट मेटाफिजिक्स इज अ वेरी ब्रॉड डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी in which many different sorts of questions are asked and hopefully sometimes answered. तो हर कोई जो है वो इस चीज़ से तो अग्री करता ही है दैट मेटाफिजिक्स जो है वो बहुत ही ब्रॉड एक डिसिप्लिन है फिलोसफी का, और कई बार वो उसको क्वेश्चंस को आंसर भी कर देता है. To give a sense of just how broad metaphysics is, in this chapter we are going to think about just a few of the key issues it raises and outline just a few of the positions that philosophers take on these key issues. तो हम लोग यही अब कुछ उसके टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे, मेटाफिजिक्स का डिस्कस करेंगे. Now the first is, are there abstract object? तो मेटाफिजिशियंस जो है वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एग्जिस्ट, क्या करता है. तो ये चीज़ के बारे में सोचना बहुत ही नेचुरल है कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि किस टाइप के मटेरियल्स जो है वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. तो क्या क्वार्क्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, मतलब उसका कोई एंड ही नहीं है, स्पेस टाइम, ये सब चीज़ें क्या होते हैं. तो ये सारे क्वेश्चन जो मेटाफिजिक्स है कि ये टोस्टर क्या है, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं है. लेकिन मेटाफिजिशियंस जो है वो सिर्फ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करके नहीं छोड़ता है. मटीरियल ऑब्जेक्ट के अलावा दे एम टू इन्वेस्टिगेट वेदर सर्टेन सॉर्ट्स ऑफ फिनोमिना एग्जिस्ट. ठीक है, जैसे कि मेटाफिजिशियंस को जानना होता है कि कौन से ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनको सिर्फ यही नहीं जानना है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं जानना है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते क्या है, लेकिन उसके अलावा given that those objects are located where they are, behaving as they do, this is consisting with each of us being agents or having agency and with each of us acting from free will. कहने का मतलब है कि मेटाफिजिशियंस का ये भी कंसर्न रहता है कि क्या हम लोग जो भी एक्ट करें क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है. ये जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे भाग्य का लिखा हुआ, किस्मत का लिखा हुआ, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि क्या सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है, लिखा हुआ है, या फिर क्या है, व्हाट इज इट. तो ये भी जो है वो ये भी जो है वो एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है कि क्या फ्री विल होती है, क्या हम जो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, या व्हाट इज इट, व्हाट हैपेंस. टू डिटरमिन द आंसर टू द क्वेश्चन टू वी हैव फ्री विल, ठीक है, कि हमारे पास क्या फ्री विल है, इसके लिए ऐसा लगता है कि नथिंग व्हाट सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स देयर आर एंड वेयर दे आर लोकेटेड इज अनलाइकली एंड ऑफ इटसेल्फ टू फर्निश अस विद ऑल आंसर्स. तो क्या हमारे पास फ्री विल है
इसका अगर हमें आंसर करना हो तो इसके लिए मुझे लगता है कि शायद ये सोचना, मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना विल नॉट आंसर आवर क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए फ्री विल का जानने के लिए हमें क्या क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे? वी नीड टू नो व्हाट इट वुड टेक फॉर देयर टू एग्जिस्ट फ्री विल। कि फ्री विल हो उसके लिए क्या क्या जरूरत होगी, क्या चीजें लगेगी, एंड वर्ल्ड को, अगर वर्ल्ड में फ्री विल को एग्जिस्ट करना है तो वर्ल्ड को कैसे होना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं फ्री विल के आसपास पहुंचेंगे। तो पॉइंट ये है कि मेटाफिजिक्स जो है वह अगर सिंपल इन द बिजनेस ऑफ लिस्टिंग विच मटेरियल ऑब्जेक्ट्स देयर वुड बी अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस विच इट वुड नॉट बी वेल प्लेस्ड टू आंसर, मतलब यही एक्सप्लेन करा जाए कि अगर मेटाफिजिक्स सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको फिर मेटाफिजिक्स आंसर नहीं कर पाते हैं, उसके हम रियल में उसको नहीं स्टडी कर पाते। तो it is not merely the task of determining whether certain phenomena such as free will or agency exist that takes metaphysicians beyond the investigation of material object. Metaphysics जो है वो immaterial objects में भी interested है, और immaterial objects को कहा जाता है abstract objects। तो अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिक्स क्या है, उसमें क्या आता है, क्या डिस्कस करते हैं, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्या एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ मैटर एंड डज नॉट लोकेटेड इन स्पेस और टाइम। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मटेरियल मैटर से नहीं बना रहता और स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सबसे कॉमन एग्जांपल आप एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स का दे सकते हैं नंबर्स। नंबर्स इज नॉट मैटर, इट इज वी हु हैव डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है भाई, दिस इज ओके, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमें नहीं पता वेदर इट इज एक्चुअली, मतलब क्या है। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली लाइक मेजरमेंट्स, यू कैन से इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम। व्हाट इज दिस 1 kilogram? How can we say that it is 1000 grams? Okay, if 1000 grams, then what is 1000? What is gram? ग्राम क्या होता है? फिर हम बोलेंगे कि 1000 मिलीग्राम। तो ठीक है, फिर मिलीग्राम क्या होता है? सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय अस। स्टोरीज, नंबर, फंक्शन, सेट्स, शेप्स, सो ऑन, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स है जो हमने क्रिएट करी। दीज आर इमटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो दोज हु थिंक there are no abstract objects are called nominalist, and those who think there are called platonist। platonist क्योंकि प्लेटो हम सभी जानते हैं कि प्लेटो जो था वो इस चीज में वो करता था कि यस ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो प्लेटोनिस्ट को लगता है कि वी नीड टू अपील टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, मेनी ऑफ आवर ऑर्डिनरी क्लेम्स आर टू कम आउट एज ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अगर हमें हमारे ऑर्डिनरी क्लेम्स को, बहुत सारे ऑर्डिनरी क्लेम्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस पर ही बेस्ड है, और हमें अगर उन क्लेम्स को ट्रू करना है तो फिर हमें उन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रू मानना पड़ेगा। तो बाय एनालॉजी, जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ डॉग सैट ऑन अनदर डॉग। अब ये सेंटेंस हमें पहले लग सकता है कि एक डॉग दूसरे डॉग पे बैठा, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये हमें फॉल्स लगता है क्योंकि 2 डॉग्स एक दूसरे के ऊपर बैठे ही नहीं है। तो अगर इस सेंटेंस को ट्रू करना है, मतलब क्या चीज है जो इस सेंटेंस को ट्रू बनाएगी? द नेसेसरी कंडीशन टू मेक दिस सेंटेंस ट्रू आर फर्स्ट कि कम से कम 2 डॉग होना चाहिए, एंड सेकेंड कि एक डॉग दूसरे के ऊपर बैठे होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी जाकर ये सेंटेंस ट्रू हो सकेगा। तो प्लेटोनिस्ट को लगता है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज भी ऐसे ही होता है। उन्हें लगता है कि सेंटेंस 2 + 2 = 4 इज ट्रू, और वो सिर्फ तभी ट्रू हो सकता है अगर हम बोल सके कि हाँ 2, 4 और फंक्शन ऑफ एडिशन एग्जिस्ट करता है, कि हाँ 2 भी एग्जिस्ट करता है, 4 भी एग्जिस्ट करता है, और ये जब ऐड करने का फंक्शन है कि दोनों जुड़ के मिल सकते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए प्लेटोनिस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स में बिलीव करते हैं। इसके अलावा दे थिंक इट इज प्रिटी क्लियर दैट जस्ट एज इट इज टू बी अ डॉग, इट इज टू बी अमंग अदर थिंग्स अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इट इज टू बी 2 और टू बी 4 इज टू बी एन ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 केटल्स, 2 कैट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 2 इटसेल्फ एक मटेरियल ऑब्जेक्ट कैसे है। हाउ कैन वी से दैट 2 इज एन ऑब्जेक्ट? 2 is just something that we have created for our convenience. It's an abstract object. और फिर हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये सारे जस्टिफिकेशन है। प्लेटोनिस्ट ने यहाँ पर जस्टिफिकेशन दिए कि व्हाई डू दे अग्री विथ एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो वो ये भी कहेंगे कि आफ्टर ऑल यू कैन ऐड 2 to itself to get 4।
हम एक कैट को, एक बिल्ली को दूसरी बिल्ली से जोड़ के हम लोग उसको 4 नहीं बना सकते हैं। हमें 2 बिल्लियों को जोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम 2 से 2 को जोड़ के हमें 4 जरूर मिल जाएगा। और वेर यू वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड 2 इफ इट वर अ मटीरियल ऑब्जेक्ट? तो प्लेटोनिस्ट कहते हैं कि अच्छा मान भी लो मटीरियल ऑब्जेक्ट, तो आप 2 को कहाँ ढूंढने जाओगे? 2 कहाँ एग्जिस्ट करेगा एज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट? तो प्लेटोनिस्ट कंक्लूड करते हैं कि ये सेंटेंस 2 + 2 = 4 तभी ट्रू हो सकता है अगर 2, 4 और एडिशन जैसी चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि ये सेंटेंस जो है इज ट्रू, तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स भी ट्रू है। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली एक कंक्लूजन हमें दिया है कि 2 + 2 = 4 को सच होने के लिए 2, 4 या एडिशन का एग्जिस्ट होना जरूरी है। और अगर हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4 सही है, तो इसका मतलब 2, 4 और एडिशन भी सही है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास आता है नॉमिनलिज्म। नॉमिनलिज्म का कहना है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट। तो नॉमिनलिस्ट ये तक कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि 2 + 2 मतलब we do know that the sentence 2 + 2 = 4 is true, but if what made the sentence true was the existence of abstract objects, how could we come to know that it is true? तो नॉमिनलिस्ट जो है वो इसको डाउट करते हैं कि क्या सच में 2 + 2 = 4 होता है? एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट तो स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ना हम उनको देख सकते हैं, ना उनको मेजर कर सकते हैं, ना उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि 2 एग्जिस्ट करता है, 4 एग्जिस्ट करता है? बिकॉज दिस इज आवर काउंटिंग, हमने बनाया है ये, हमने कोई चीज करके अच्छा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारी दी हुई है। सो दैट इज वाई हम ये नहीं कह सकते कि 2 + 2 = 4 है। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को मानने के लिए वी डोंट हैव एम्पल ऑफ एविडेंस जिससे हम कह सके कि 2 + 2 = 4। और अगर वो सही है तो हमारे पास कोई, अगर 2 + 2 = 4 ट्रू है भी, तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है इस चीज को मानने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन पैराग्राफ्स में क्या हुआ है कि उनकी आइडियोलॉजी के प्रूफ्स दिए हुए हैं कि प्लेटोनिस्ट जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं, एंड नॉमिनलिस्ट जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं। तो ये इज इम्पोर्टेंट, दैट इज दीज आर द रीजंस, हमें वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वील हैव टू एलैबोरेट दैट व्हाई इज इट, why do nominalists say that they do not agree and why Platonists say they do agree? अब हमारे पास the problem for this kind of nominalist lies in saying what it is that makes true sentences such as 2 + 2 = 4 is not the abstract objects की existence। मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि अब ये कैसे, फिर अगर अब नॉमिनलिस्ट बोल रहे हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स में नहीं मानते, ठीक है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि 2 + 2 = 4 सही है? फिर तो वो भी गलत है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टी, इसी डिफिकल्टी की वजह से नॉमिनलिस्ट जो है वो एक सरप्राइजिंग रूट ले लेते हैं। तो कुछ नॉमिनलिस्ट जो है वो इस प्लेटोनिस्ट के इस चीज के साथ अग्री करते हैं कि व्हाट वुड मेक the sentence 2 + 2 = 4 is the existence of certain abstract objects and the relation between them, but they say there are no such objects, so the sentence is really false. That might seem like a radical conclusion, and it is. Non-nominalist or nominalist of this type clearly need to explain why the sentence seems to be true, why mathematical language is so useful if it is false, and what difference there is between 2 + 2 = 4 and Darwin was a fairy. तो यही बात होती है कि अब नॉमिनलिस्ट के साथ दिक्कत ये कि अगर वो ये कह रहे हैं कि अच्छा 2 + 2 = 4 ट्रू है, तो फिर उन्हें, अब जैसे प्लेटोनिस्ट तो कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ट्रू है इसलिए ये सेंटेंस भी ट्रू है, बट नॉमिनलिस्ट की दिक्कत है क्योंकि वो कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो इस सेंटेंस को भी ट्रू नहीं प्रूफ कर सकते। तो वो लोग इस चीज के साथ तो एग्री करते हैं। तो यहाँ पर वो लोग एक सरप्राइजिंग टर्न कुछ नॉमिनलिस्ट क्या लेते हैं कि हाँ वो प्लेटोनिस्ट के साथ एक पोर्शन पे एग्री कर जाते हैं कि हाँ अगर 2 + 2 = 4 को ट्रू होना है तो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। बट फिर यही नॉमिनलिस्ट कहते हैं कि लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं कि एग्जिस्ट करते हैं, तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 2 + 2 = 4 ट्रू है, मतलब ये फॉल्स है। तो ये वाले जो लोग होते हैं, ये जो नॉमिनलिस्ट होते हैं, तो they want to make sense of the idea that there is some important difference between two sentences, and one popular version of nominalism of this kind is called fictionalism. तो fictionalist क्या सोचते हैं कि mathematics is a little bit like a story or a narrative. ये फिक्शनलिस्ट का कहना है। जैसे कि जैक और बीनस्टॉक, यहाँ की उस जैक और बीनस्टॉक की स्टोरी के साथ उन्होंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करा हुआ है। अब जैक और बीनस्टॉक जो है वो उसकी स्टोरी को कैसे उन्होंने लिया है कि एक्चुअल में कोई जायंट नहीं है, कोई बीन स्टॉक नहीं है जो आसमान तक ऊपर तक उग जाए, और कोई जैक उसके ऊपर चढ़ के जायंट के पास नहीं गया था। तो जैक क्लाइम्ड अ बीन स्टॉक एंड स्ल्यू अ जायंट इज फॉल्स, मतलब ये एक फॉल्स स्टोरी है, दिस इज नॉट ट्रू।
क्योंकि कोई भी बीन स्टॉक के ऊपर चढ़ा ही नहीं, किसी ने किसी जायंट को मारा ही नहीं. बट ये जो सेंटेंस है, ये सीम्स टू बी फॉल्स इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस दैट जैक वाज अ येटी इन डिस्गाइज एंड द जायंट वाज अ malformed dwarf. तो ये जो है, the reason the latter sentence seems perhaps more false, or at least false in a different way, is that it is clearly not true in the story of Jack and the Beanstalk and Beanstalk, that Jack is a yeti in disguise or that giant is malformed dwarf. तो अब ये कह रहे हैं कि ये स्टोरी तो फॉल्स है कि जैक एंड द बीनस्टॉक की स्टोरी, लेकिन उससे भी ज्यादा झूठा क्या लगता है कि यार जैक एक्चुअली एक यति था, एक राक्षस था, मतलब एक डेमन था डिस्गाइज में, और जायंट तो एक जायंट मतलब जायंट वो बड़ा नहीं था, वो छोटा सा एक ड्वार्फ था. तो ये स्टोरी तो और भी ज्यादा फॉल्स लगती है. क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ स्टोरी में ही नहीं था. ये सेंटेंस जो है वो जैक क्लाइम्ड अ बीनस्टॉक एंड स्लू द जायंट से भी ज्यादा फॉल्स इससे लग रहा है बिकॉज दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो इस वजह से फिक्शनलिस्ट अबाउट मैथमेटिक्स थिंक दैट 2 + 2 = 4 is like Jack climbed a beanstalk and slew a giant, while 2 + 2 = 5 is like Jack was a yeti in disguise and Jack was a malformed dwarf. तो यही है कि 2 + 2 4 जो है वो ऐसे जैक एंड द बीनस्टॉक की स्टोरी जैसे लगता है कि ठीक है, हो सकता है, सच हो सकता है, हम उस पर बिलीव कर लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज फॉल्स. तो idea that there is a long complex story of mathematics and within that story certain claims are true and others false. तो हम लोग ये सभी टेम्पटेड होते हैं कहने के लिए कि 2 + 2 = 4. हमें लगता है कि हाँ सही है, 2 + 2 = 4 ही होता है. कोई भी कहेगा कि 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, हम बोलेंगे पागल है क्या, 2 + 2 तो 4 ही होता है. वो इस वजह से क्योंकि हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी मैथ्स में जो स्टोरी है हम उसके अज्यूम कर लेते हैं कि यस दिस इज ट्रू, दिस इज अ फैक्ट, और उस स्टोरी के अंदर कुछ चीजें होती है जो फॉल्स है और कुछ चीजें होती है जो ट्रू है. तो रिकैप करने के लिए फिक्शनलिस्ट और प्लेटोनिस्ट जो है वो दोनों अग्री करते हैं कि अगर 2 + 2 = 4 जैसे क्लेम्स को ट्रू होना है तो वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को होना पड़ेगा. लेकिन वो डिसएग्री करते हैं. प्लेटोनिस्ट कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, और नॉमिनलिस्ट कहते हैं कि प्लेटोनिस्ट कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं एंड नॉमिनलिस्ट कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. और क्योंकि फिक्शनलिस्ट कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि फिर ऐसा नहीं है. अगर वह एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्यों कुछ मैथमेटिकल क्लेम्स हमें सही ट्रू दिखते हैं और बाकी फॉल्स. और दूसरी तरफ अगर प्लेटोनिस्ट कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कैसे वो ट्रू है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं टू अटेन मैथमेटिकल नॉलेज. इफ अगर सच में भी ये है तो वो कैसे हमें मैथमेटिकल नॉलेज मिलती है, हम कैसे उसको मैनेज करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की. अब मेटाफिजिक्स में हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है, और अगर है तो वो क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है. तो प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत ही फाउंडेशनल क्वेश्चन है जो मेटाफिजिशियंस पूछते हैं. तो ये इशू फाउंडेशनल इसलिए है क्योंकि फिलोसफी के और बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जो ये अज्यूम करते हैं कि प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं और फिर उसके ऊपर अपनी स्टडी को बिल्ड करते हैं. जैसे कि जब हम कहते हैं व्हाट इज आर्ट, तो philosophers of aesthetics try to define what counts as art in terms of different kinds of property. कि अच्छा मतलब जैसे हम नहीं कहते कि अच्छा ये इससे बना हुआ है तो ये वाटर कलर आर्ट है, इससे बना है तो ये ऑयल कलर आर्ट है, ऑयल पेंट आर्ट है. तो फिलोसोफर्स क्या करते हैं कि आर्ट की प्रॉपर्टीज से आर्ट को डिफाइन करते हैं. मेटाएथिक्स में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मॉरल प्रॉपर्टीज के बारे में. जैसे कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ राइटनेस रॉन्गनेस की हम बात कर रहे हैं तो क्या वो नेचुरल प्रॉपर्टी है. जैसे प्रॉपर्टी ऑफ प्लेजर एंड पेन नेचुरल प्रॉपर्टीज है. हम लोग खुद खुश नहीं होते, खुद हमें दर्द नहीं होता, हमें होती है वो चीज, नेचुरली होती है. तो क्या जैसे प्लेजर और पेन हमें नेचुरली आता है वैसे राइटनेस और रॉन्गनेस भी नेचुरल प्रॉपर्टीज है, या फिर ये कुछ है जो हमने बनाया है. तो अ नाइस वे ऑफ इमेजिनिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज टू इमेजिन एन ऑल पावरफुल बीइंग दैट क्रिएटेड आवर वर्ल्ड. सपोज दैट बीइंग क्रिएटेड ऑल ऑफ द नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड देम अक्रॉस द वर्ल्ड. डिड द बीइंग देयरबाय आल्सो क्रिएट आवर मॉरल प्रॉपर्टीज, और डज द बीइंग नाउ नीड टू डू सम एडिशनल वर्क टू क्रिएट द मॉरल प्रॉपर्टीज. तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है उसको इमेजिन कैसे करें कि सपोज एक बहुत ही कोई पावरफुल आदमी बीन है जिसने मतलब कोई है इंसान जिसने पूरी दुनिया को क्रिएट करा. अब क्या उसने दुनिया को क्रिएट करने के बाद उसे और टाइम चाहिए जब वो फिर मॉरल प्रॉपर्टीज बनाए, या वो ऑलरेडी मॉरल प्रॉपर्टीज बना चुका है. सो दिस कि क्या मॉरल प्रॉपर्टीज नेचुरल है, मतलब पहले से उसमें इंक्लूडेड थी, या फिर वो दोज आर समथिंग दैट आर नॉट नेचुरल, वो हमें खुद को लानी पड़ती है हमारे अंदर. तो क्या यही इफ द बीइंग नीड्स टू डू सम वर्क मोर देन द मॉरल प्रॉपर्टीज आर समथिंग मोर देन नेचुरल. अगर कुछ और काम अगर सब बनाने के बाद उसे मॉरल प्रॉपर्टी बनाना पड़ा मतलब वो नेचुरल नहीं है, उसने सुपरफिशियली अलग से बनाई है.
अब जैसे कि कार के बारे में बोले तो हम ये पूछ सकते हैं कि once a robot puts together a bunch of car parts, it needs to do something more to create a car, or whether putting the car parts together in a certain way is enough to create a car. तो in the case of cars we typically think that just putting the parts together in right way is enough. तो जब हम cars की बात करें तो हमें क्या लगता है, यार सारे parts को एक साथ करके रख दो तो कार तैयार है और कोई चीज की जरूरत नहीं है. Intuitions differ in the moral case and also in the case of Intuitions differ in the moral case and also in the case of philosophy of mind. So, in the case of philosophy of mind, philosophers find themselves wondering whether mental properties are really just complex arrangements of physical properties or whether they are something more. तो जब हम फिलोसफी ऑफ माइंड की बात करते हैं तो फिलोसोफर्स ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो मेंटल प्रॉपर्टीज है क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जैसे ब्रेन स्टेज उसी का एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, क्या है, मतलब ये मॉरल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या ये कोई फिजिकल चीज है कि नहीं है. तो एज वी सी लेटर दिस इज नोन एज द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये हमें यहाँ पर नोटिस करने की जरूरत है कि जितने भी हम ये डिबेट्स कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज है. हम लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मॉरल प्रॉपर्टीज नेचुरल है कि नहीं है. सो दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग कि प्रॉपर्टीज तो एग्जिस्ट करती है, हम उसके बेस पे फिर हम प्रॉपर्टीज कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करती है वो कर रहे हैं. तो मेटाफिजिक्स में हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या एक्चुअल में सबसे पहले प्रॉपर्टीज है, मतलब हम फिर बाद में उसका रिलेशन करेंगे, पहले ये तो पता चले कि प्रॉपर्टीज है या नहीं है. एक व्यू के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स है, आर कॉल्ड यूनिवर्सल्स. तो यूनिवर्सल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन स्पेस और टाइम. तो जैसे कि यूनिवर्सल्स मतलब कि एक प्रॉपर्टी एक यूनिवर्सल है, मतलब वो एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, इमटेरियल चीज है. बट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड टाइम गेट टू हैव प्रॉपर्टीज. तो by instantiating the relevant universe. तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल व्यू के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, मटेरियल चीज नहीं है, वो स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है. लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स स्पेस और टाइम में मतलब जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके पास जो है वो रेलेवेंट यूनिवर्सल से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टी उन्हें मिलती है. जैसे कि इसका एग्जाम्पल उन्हें बहुत अच्छा सा दिया हुआ है यहाँ पे. दो चीजें हैं, एक डॉग है और एक जंपर है. ठीक है, जंपर मतलब आप समझिए चलो एक शर्ट है, डॉग भी ब्लैक कलर का है, शर्ट भी ब्लैक कलर का है. तो डॉग और जो शर्ट है जो दोनों ब्लैक कलर के हैं, बोथ इंस्टेंटिएट द वेरी सेम यूनिवर्सल ब्लैकनेस एंड सो शेयर द वेरी सेम प्रॉपर्टी. मतलब शर्ट की प्रॉपर्टी, शर्ट और डॉग जो है वो दोनों एक ही प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों ब्लैक है कलर में. तो अकॉर्डिंग टू देम दोनों जो है वो एक ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ब्लैकनेस. तो इस व्यू के अकॉर्डिंग the very same thing blackness can exist in different location when it is instantiated by different object. तो यूनिवर्सल व्यू है उसके अकॉर्डिंग ब्लैकनेस एक ही चीज है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम अलग अलग लोकेशन के हिसाब से एग्जिस्ट करती है या फिर दूसरे बाकी ऑब्जेक्ट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इंस्टेंटिएटेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि यू कैन हैव ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक कैट, ब्लैक डॉग, ब्लैक बकेट, ब्लैक पेन, ब्लैक टेबल चेयर. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लैकनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट्स द सेम ब्लैकनेस एवरीवेयर. ठीक है. अब तो जो यूनिवर्सल मतलब जो यूनिवर्सल्स है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एज वी टिपिकली कंसीव ऑफ देम. तो प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जेक्ट से अलग होती है. हम लोग ये सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीटेबल नहीं है, कि वो एक समय पर एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे कि अगर मैं सिडनी में हूँ, ठीक है, इफ आई एम इन सिडनी तो मैं मेलबोर्न में नहीं हो सकती हूँ. जैसे अगर हम वही बात करते हैं कि कोई दिल्ली में है तो वो मुंबई में नहीं हो सकता है, मतलब अनलेस कि वो इतना बड़ा है, मतलब कोई भी चीज इतनी बड़ी है कि वो इतनी फैली हुई है कि वो दिल्ली में भी उसका कुछ पोर्शन है और मुंबई में भी कुछ पोर्शन है. तो अगर ये है तो वो ऐसा हो सकता है, वरना कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर दोनों जगहों पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में प्रॉपर्टीज रिपीटेबल है, मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो एक ही प्रॉपर्टी एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पर लोकेशन में
हो सकती है। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैकनेस, जैसे यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी कोई डॉग हो सकता है जो ब्लैक है, और मुंबई का कोई शर्ट ब्लैक हो सकता है। तो इट्स द वेरी सेम ब्लैकनेस, दैट इज द वेरी सेम प्रॉपर्टी, बट इट इज एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट लोकेशंस इन डिफरेंट टाइम और एट द सेम टाइम। तो एक ही टाइम पर वो दो अलग लोकेशन में एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज प्रॉपर्टी जो है वो रिपीटेबल होती है। अब सेकेंड व्यू हमारे पास प्रॉपर्टीज को लेकर आता है ट्रोप्स के बारे में। वो लोग जिनको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है वो यूनिवर्सल है, वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि क्यों, मतलब कि उनका व्यू कि जैसे डॉग है और जो शर्ट है, दे आर सिमिलर इन सर्टन रिस्पेक्ट्स, क्योंकि वो एक ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटिएट करते हैं, तो वो कुछ कुछ हद तक सिमिलर है। तो ये जो है, दिस सेट्स दिस पर्टिकुलर व्यू अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ इट्स राइवल्स। अब उसके राइवल्स यूनिवर्सल्स के क्या है? ट्रोप्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव व्यू है कि डॉग और शर्ट जो दोनों ब्लैक कलर के हैं, या जो जंपर है, वो कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई ब्लैकनेस, कोई इस टाइप की प्रॉपर्टी लोकेटेड नहीं है। इंस्टेड उसका क्या होता है, ट्रोप्स कहते हैं कि tropes are individuals, that is one of things that exist at just one place and time the way objects exist। तो ट्रोप्स जैसे यूनिवर्सल्स क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो एक ही टाइम पर अलग अलग लोकेशंस में एग्जिस्ट कर सकती है। तो ट्रोप्स का कहना है कि नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट्स एक टाइम पर दो अलग जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वैसे ही प्रॉपर्टीज भी रिपीटेबल नहीं होती है, दे आर वन ऑफ एंटिटीज। जैसे कि डॉग है, उसका एक खुद का अपना ट्रोप है कि वो ब्लैक कलर का है, और शर्ट का दूसरा ट्रोप है कि वो ब्लैक कलर। ये है कि उन दोनों के ट्रोप्स मिलते जुलते हैं, सिमिलर है, एक दूसरे से मिलते जुलते, लेकिन दे आर नॉट द सेम थिंग, वो एक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल्स कहते हैं कि वो सेम ब्लैकनेस है जो डॉग में भी एग्जिस्ट कर रही है और शर्ट में भी कर रही है। एंड ट्रोप्स का कहना है कि नो, दे बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, दे मे बी सिमिलर टू ईच अदर। तो ट्रोप के जो डिफेंडर्स, मतलब वो अपने व्यू को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि उनका व्यू इसीलिए सिमिलर है, मतलब इसलिए सुपीरियर है, क्योंकि उनका कहना है, मतलब यूनिवर्सल से, क्योंकि उनका कहना है कि they know that appealing to abstract entities really offers us no explanation for my dog and my jumper are similar। तो उनका ट्रोप्स का कहना है कि उनका भी उससे सिमिलर है, क्योंकि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि डॉग और आपका जंपर, या डॉग या आपका शर्ट सिमिलर है? हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट? आर डॉग एंड शर्ट द सेम थिंग? तो ट्रोप्स कहते हैं कि इस वजह से उनका व्यू जो है वो सिमिलर है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स की गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें इसका गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं कि दो ऑब्जेक्ट्स कैसे एक ही चीज को शेयर करते हैं। ओके और यूनिवर्सल के डिफेंडर्स या यूनिवर्सल आर्ग्यू करते हैं कि उनकी जो थ्योरी है वो सुपीरियर है, क्योंकि ट्रोप थ्योरी स्टोर्स एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स। मतलब उनका कहना है कि, मतलब वो ट्रोप को क्रिटिसाइज, जैसे ट्रोप जो है यूनिवर्सल को क्रिटिसाइज कर रहा है, और यूनिवर्सल ट्रोप को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन कि डॉग और जंपर या डॉग और शर्ट की प्रॉपर्टी सिमिलर है एक दूसरे से, ट्रोप्स सिमिलर है, ये सिर्फ बट दिस इज एन एक्सप्लेनेशन द ट्रोप थ्योरी सिंपली कैन नॉट प्रोवाइड। मतलब ये सिमिलैरिटी, व्हाट इज दिस सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी, उनमें क्या चीज सिमिलर है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, बट ट्रोप्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड सो दोनों पार्टीज जो है वो इस तरीके से अपने व्यूज को लेकर अपोज करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस आर देयर। अब हमने प्रॉपर्टीज के बारे में तो पढ़ा, अब हम लोग प्रॉपर्टीज के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक हम यहाँ पे दो रिलेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट इज टाइम एंड द सेकेंड इज आई थिंक कॉजेशन। यस, तो टाइम एंड कॉजेशन, ये हम दो यहाँ पर प्रॉपर्टीज की रिलेशन पढ़ेंगे। तो अब प्रॉपर्टीज क्या है वगैरह ये तो चलो हमने यूनिवर्सल एंड ट्रोप के फॉर्म में डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट कम्स द रिलेशन बिटवीन प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द रिलेशंस इन प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि हम लोग इंटरेस्टेड है डिटरमाइन करने में कि व्हाट स्ट्रक्चर आवर वर्ल्ड नीड्स टू हैव इफ इट is just to have temporal relations। तो what are temporal relations? Temporal relations मतलब that hold between different times। तो it is something related to time। अब क्या है, कुछ लोगों को लगता है, some metaphysicians think that temporal relations are characterized by entirely by certain static relations, the relation of being earlier than, later than and simultaneous with। So those relations order events into an unchanging temporal order। तो कुछ मेटाफिजिशियंस को लगता है कि जो ये टाइम का रिलेशन है वो कैसे हम देखते हैं, अर्लियर देन, लेटर देन एंड साइमल्टेनियस विद। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया हुआ है, किसी का बर्थडे है, ए का बर्थडे है, इट इज लेटर देन द इवेंट ऑफ टिम।
Okay, the dinosaur of Tim the dinosaur stepping on a flower. Then it is at all times true that my birthday is later than Tim stepping on the flower. And true at all times that the event of Tim stepping on the flower is earlier than the event of my birthday. तो उनका कहना है कि वो चीज स्टैटिक है. टिम जो टिम फूल के ऊपर पैर रख रहा है वो इवेंट मेरे बर्थडे से पहले है एंड मेरा बर्थडे टिम के पैर रखने के बाद है. मतलब वो हमने उसको स्टैटिक कर दिया है, उसको हमने वहीं पे रोक दिया कि इट इज व्हाट इट इज. वो चीज लेटर देन ही रहेगी, वो चीज अर्लियर देन ही रहेगी. ओके तो इस व्यू पे टेम्पोरल रिलेशंस मतलब ये वाला जो व्यू है जो हम बी थ्योरी की बात करेंगे, तो इस व्यू के अकॉर्डिंग इवेंट्स जो है वो फ्यूचर पास्ट या जो हम बोलते हैं कि अच्छा ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये चीज हो गई, तो वो हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं लेटर देन, अर्लियर देन और साइमल्टेनियस विद का. तो लेटर देन मतलब इन द फ्यूचर, अर्लियर देन मतलब इन द पास्ट एंड साइमल्टेनियस विद मतलब इन द प्रेजेंट. तो what makes it true that the event of Tim stepping on the flower is past relative to the event of my birthday is that my birthday is later than the event of Tim's flower stepping. तो कैसे हम बोल सकते हैं कि टिम का पास्ट में है और मेरा बर्थडे फिर फ्यूचर में है, मतलब मेरा बर्थडे उसके बाद में, क्योंकि वो लेटर देन अर्लियर देन के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको बोलते हैं कि टिम जो है उसका पैर रखना विल ऑलवेज बी अर्लियर देन द इवेंट ऑफ माई बर्थडे. ओके और माई बर्थडे विल ऑलवेज बी लेटर देन द इवेंट ऑफ टिम स्टेपिंग ऑन द फ्लावर. तो जो लोग इस व्यू को, दिस पिक्चर ऑफ टेम्पोरल रिलेशन को एक्सेप्ट करते आर नोन एज बी थ्योरिस्ट, बिकॉज द रिलेशंस ऑफ अर्लियर देन, लेटर देन, साइमल्टेनियस विद आर सेट टू ऑर्डर इवेंट्स इनटू अ बी सीरीज. तो ये सारे इवेंट्स को लेटर देन, अर्लियर देन वाला चीज है, सारे इवेंट्स को बी सीरीज में लेवल कर देता है. इस व्यू में एक इवेंट पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इसका मतलब होता है कि बी सीरीज पे सिर्फ उसकी लोकेशन क्या है, वो लोकेशन अनचेंजिंग है, वो लोकेशन वैसी के वैसी रहेगी, वो लोकेशन उस बी सीरीज के ऊपर फिक्स है. एक पॉइंट जैसे वहां पर वो ऑलरेडी फिक्स है, क्योंकि एक इवेंट की लोकेशन बी सीरीज में कभी चेंज नहीं होती. तो बी थ्योरीज जो है वो टाइम के फ्लो होने के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि टाइम फ्लोज. नो, टाइम डजंट फ्लो. वो एक स्केल है, स्केल के ऊपर जैसे पॉइंट्स होते हैं वैसे इवेंट्स जो है वो फिक्स है. बी थ्योरिस्ट के ओपोनेंट्स होते हैं ए थ्योरिस्ट. तो ए थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्ल्ड इज इसेंशियली डायनामिकल. ठीक है, तो वर्ल्ड जो है वो डायनामिकल होता है एंड अकॉर्डिंग टू ए थ्योरिस्ट, जो बी थ्योरिस्ट जिस चीज को वो करते हैं कि ए थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो फ्लो होता है. कैसे, देखिए इसको यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है. हर इवेंट की मतलब एवरी इवेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल थ्री, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके कैसे, एक इवेंट की लोकेशन जो है वो पास्टनेस, प्रेजेंटनेस और फ्यूचरिटी के थ्रू हम लोग उसकी लोकेशन बताते हैं ए सीरीज में. तो ए थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि टाइम is the view that properties of pastness, presentness and futurity एक लोकेशन मतलब बी सीरीज पे एक इवेंट की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती है. मतलब वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि टिम का स्टेपिंग जो है वो लेटर देन है या अर्लियर देन है, मेरे बर्थडे से अर्लियर देन है, मेरा बर्थडे लेटर देन है. नो, एवरी इवेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल थ्री, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कैसे, तो कैसे इन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया कि अगर इट इज ट्रू कि हाँ टिम जो है वो एक फूल के ऊपर पैर रख देता है, तो बर्थडे को अगर हम और ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट, देन द इवेंट ऑफ माय बर्थडे इज द ऑब्जेक्टिव फ्यूचर. तो अगर टिम जो है वो फूल के ऊपर पावर रख रहा है, दैट इज द प्रेजेंट, तो माय बर्थडे विल बी इन द ऑब्जेक्टिव फ्यूचर. तो अगर मेरा बर्थडे अभी प्रेजेंट में है तो फिर उसके बाद टिम का फूल के ऊपर पैर रखना विल बी द ऑब्जेक्टिव पास्ट. तो हर इवेंट के पास तीनों प्रॉपर्टीज होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेजेंटनेस, पास्टनेस एंड फ्यूचरिटी. तीनों प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम किसके ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं. अगर टिम की बात कर रहे हैं तो मेरा बर्थडे फ्यूचर में आ गया, मेरे बर्थडे की बात कर रहे हैं तो टिम का पास्ट में आ गया. ओके तो ये चीज होती है. तो एक टाइम पे ऐसा था कि टिम जब पैर के ऊपर, जब फूल के ऊपर पैर रख रहा है, वो चीज प्रेजेंट में थी, वो रख रहा था क्यों, ठीक है, तो उसके पास उस वक्त वो प्रेजेंटनेस की प्रॉपर्टी थी, तो जब वो प्रेजेंट में था. एंड जब ये पैराग्राफ लिखा जा रहा है, तो मतलब ये पैराग्राफ का लिख रही है, ये बुक का लिखना उस टाइम पर फ्यूचर में था, तो उसकी प्रॉपर्टी मतलब जैसे बर्थडे की प्रॉपर्टी फ्यूचर में थी और टिम का फूल के ऊपर पैर रखना वाज इन द प्रेजेंट. फिर धीरे धीरे करके टिम का फूल के ऊपर पैर रखना निकल गया और बर्थडे प्रेजेंट में आ गया और टिम का जो है वो पास्ट में चला गया. ओके
तो क्योंकि अभी ये पैराग्राफ लिखना है इन द प्रेजेंट, तो टिम का स्टेपिंग ऑन द फ्लावर इज हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पास्टनेस अभी इस टाइम पर। तो ए थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग कैसे टाइम फ्लो करता है, जो भविष्य है मतलब जो डिस्टेंट फ्यूचर है वो धीरे धीरे करके लेस डिस्टेंट पास आते जाता है, फिर वो इवेंचुअली प्रेजेंट बन जाता है, और फिर प्रेजेंट से पास होके वो पास्ट बन जाता है, और फिर और ज्यादा पास्ट होते जाता है। तो हर मोमेंट का मतलब एवरी मोमेंट डिफरेंट, सो दैट एट एवरी मोमेंट डिफरेंट इवेंट्स आर फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। तो अलग अलग मोमेंट्स पे अलग अलग इवेंट जो है वो कभी पास्ट में है, कभी प्रेजेंट में है, कभी फ्यूचर में है। कि जैसे अभी बात करें तो अगर मैं 10 मिनट बाद फॉर एग्जाम्पल इफ आफ्टर 10 मिनट्स आई अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब, तो करंटली मेरा टीचिंग और समझाना इज हैज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंटनेस, एंड माई अपलोडिंग द वीडियो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूचरिटी। फिर आफ्टर 10 मिनट्स दैट अपलोडिंग विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंटनेस, एंड ये मेरा समझाना विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ पास्टनेस। तो दैट इज हाउ वो जो है वो चलते चलते फिर प्रेजेंट, फ्यूचर से प्रेजेंट बनता है, प्रेजेंट से पास्ट, एंड और ज्यादा पास्ट होते जाता है। ए थ्योरिस्ट तो ए थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग दिस इज वॉट इट इज फॉर टाइम टू फ्लो। इसका मतलब ए थ्योरिस्ट का कहना है कि टाइम जो है वो फ्लो करता है, कि हमारा वर्ल्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरीथिंग, मतलब हर पल वो चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। एंड ए थ्योरिस्ट थिंक दैट देयर अकाउंट इज बेटर। अब ए थ्योरिस्ट कहते हैं कि उनका अकाउंट बेटर है, क्यों? क्योंकि ये हमें ज्यादा प्रोबेबल लगता है कि हाँ दुनिया ऐसी है, कि हाँ टाइम फ्लो करता है। Okay, yet as it is the flow of time and the attendant changes in A properties that many B theorists think generates logical inconsistencies. तो अब बी थ्योरिस्ट ए थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज करते कि ये क्या टाइम फ्लो हो रहा है, ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं है, लॉजिकल चीज ही नहीं है ये। ओके, ए थ्योरिस्ट का कहना है ये रीजन है कि कुछ लोग जो है वो बी थ्योरी से भी अट्रैक्टेड होते हैं। ए थ्योरी की जो वरी है वो ये है कि ए थ्योरी का कहना है कि हर इवेंट की तीनों प्रॉपर्टीज होती है, पास्टनेस की भी, प्रेजेंटनेस की भी, और फ्यूचरिटी की। और क्योंकि हर इवेंट फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों में है, लेकिन क्योंकि हर इवेंट जो है वो दोनों पास्ट नहीं हो सकता और फ्यूचर नहीं हो सकता, तो अगर ए थ्योरी ऐसा कह रहा है कि वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों, तो हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब कि एक ही इवेंट जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर में एक साथ कैसे हो सकता है? So these are the different explanations and criticization and the critics and मतलब these are the different criticization वगैरह of A theory and B theory। दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो अपना अपना व्यू भी जस्टिफाई करते हैं, स्टफ लाइक दैट। टेम्पोरल रिलेशंस जो है आर जस्ट वन सॉर्ट ऑफ रिलेशन दैट इज स्पेशली इंटरेस्टिंग टू दोज वर्किंग इन मेटाफिजिक्स। तो कॉजेशन एक और अनदर एग्जाम्पल है। अभी हमने टाइम का रिलेशन देखा, नाउ वी ऑल्सो हैव कॉजेशन। ओके, तो कॉजेशन जो है which events are causally related, that is the relation between different events, what causes what is another thing। मतलब वो causation की जो है वो definition है कि क्या चीज किसको cause करता है। इसमें बहुत सारी theories, I think it has 3 theories: process theories, counterfactual theories and there are 2 theories, process and counterfactual theories, I'm sorry। okay, थ्योरीज अबाउट व्हाट इट इज फॉर वन इवेंट टू कॉज अनदर। ठीक है, कि क्या है जो एक इवेंट को, मतलब एक इवेंट दूसरे को कैसे कॉज कराता है, उसकी थ्योरीज है। अब पहली है प्रोसेस थ्योरी। कुछ लोगों को लगता है कि कॉजेशन इज समथिंग दैट हैपेंस व्हेन वन ऑब्जेक्ट और इवेंट बिफ्स, दैट इज रन्स इनटू और इम्पैक्ट्स अ मार्क ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट और इवेंट। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या एग्जाम्पल उसका दिया है प्रोसेस थ्योरी का, कि बैट से आप कार को मारोगे, हिट करोगे, बिफ करोगे, तब जाके कार डैमेज हो जाएगी। तो कार का डैमेज होना इज द कॉज एंड हिटिंग बाय द बैट इज द कार का डैमेज होना इज द इफेक्ट, इवेंट, एंड उसका कॉज इज द हिटिंग बाय द बैट। तो दिस इज अ प्रोसेस थ्योरी कि वन ऑब्जेक्ट बिफ्स इनटू अनदर और रन्स इनटू और इम्पार्ट्स अ मार्क इनटू अनदर ऑब्जेक्ट और इवेंट। अब इसका दूसरा एक और व्यू है that causation is to be understood in terms of one event, the effect being dependent in the right kind of way on another event, the cause। तो अब इसका कहना है कि वो एक ही इवेंट के उसमें कि इफेक्ट जो है वो कॉज के ऊपर डिपेंडेंट है।
The idea is that what makes it the case that one event is the cause of another is that one event not had one event not occurred, the other would not have occurred either. तो इसका कहना है, काउंटर फैक्चुअल थ्योरी का कहना है कि अगर एक चीज नहीं होती तो दूसरी होती ही नहीं, तो एक इवेंट जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. तो इसे कहा जाता है काउंटर फैक्चुअल थ्योरी ऑफ कॉजेशन, क्योंकि वो काउंटर फैक्चुअल कंडीशंस को देखते हैं. जैसे यहाँ पर क्या एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक इवेंट एक्स हुआ, ठीक है. तो सपोज एक्स जो है वो इवेंट क्या है कि किसी ने सूप के अंदर जहर डाला. अब समझ लो कि बर्ट जो है उसने वो सूप को पी लिया और फिर वो मर गया. तो अब हमें ये जानना है कि क्या सूप में जिसने, जैसे कि जिसने सूप में जहर डाला उसकी वजह से बर्ट मरा. तो काउंटर फैक्चुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हम ये पूछते हैं कि व्हाट वुड हैव हैपेंड टू बर्ट इफ आई हैड नॉट पॉइजन द सूप. तो काउंटर फैक्चुअल थ्योरी का कहना है कि एक इवेंट अगर सपोज सूप में जहर नहीं डला होता तो क्या बर्ट मरता कि नहीं मरता. क्या होता अगर सूप में जहर नहीं डला होता, तो क्या बर्ट जिंदा रहता कि वो मर जाता. तो मतलब अगर सूप में जहर ना मिलाने से बर्ट जिंदा रहता तो सूप में जहर मिलाना ही बर्ट के डेथ का कारण बना. तो ये जो है वो x और y के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बताता, वो सिर्फ हमें ये बताता है कि x कॉजेज y, और अगर x नहीं होता तो y भी नहीं होता. तो x के कारण y हुआ है, बस उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है दोनों के बीच में कि उसी वजह से वो हुआ, ठीक है. तो हर व्यू जो है वो ऑफकोर्स अपना अपना पोस्ट करता है, अपने आप को वो करता है, ठीक है. जैसे कि एक तरफ काउंटर फैक्चुअल थ्योरी जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो इस आइडिया का सेंस बनाते हैं कि क्योंकि किसी ने पौधों में पानी नहीं दिया इस वजह से वो उनकी डेथ हो गई, ठीक है. तो एक्स एंड वाई का वो बताता है. अब प्रोसेस थ्योरी ये कहते हैं कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ कॉजेशन फॉर देयर इज नो सेंस. वो इसका कोई सेंस नहीं है, ये कॉजेशन का कॉज नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि क्या है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट होल्स एंड पार्ट्स, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे, ओके, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की. तो मीडियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ पार्ट्स एंड होल्स, ओके. आई एम सॉरी, दिस मीडियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पार्ट्स एंड होल्स, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, ठीक है. पहले है दैट कॉम्पोजिशन. Okay, so metaphysicians refer to the relation that holds between a whole and part as composition, because whole is composed of parts and they want to know under what conditions composition occurs. तो composition मतलब objects को view करने का एक point of view होता है composition, कि जो composites होते हैं, मतलब जो metaphysicians composition की theory में believe करते हैं उन्हें वो कहते हैं कि the objects are composite objects. That means they are holes and they have different parts. जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारे पास different parts है. We have a head, we have two, hands, leg, feet, all these things. All these are the parts of our body that is whole. Okay, so these people are interested in knowing that what are the conditions जिस conditions के अंदर composition होता है. Now the second view is mereological nihilist. They think that there are no composite objects. Instead, they think that there just exist a multitude of small objects. अब जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया हुआ है. अच्छा, एक बात और आपको बता दूं मैं कि मीडियोलॉजिकल निहिलिस्ट जो होते हैं वो थोड़े से फिक्शनलिस्ट जैसे होते हैं. कैसे, देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, विच इज रिटन इन दिस पैराग्राफ हियर. If I say, if I'm standing outside a room and you are about to enter the room and I say कि there's a chair inside the room, so you believe it, okay, there's a chair inside the room, it's possible. Now if I say don't enter, there's a tiger in the room, would you believe me? No. रूम के अंदर एक चेयर है और रूम के अंदर एक टाइगर है, दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो रूम के अंदर एक चेयर है वो ज्यादा हमें ट्रू लगता है इंस्टेड ऑफ रूम के अंदर टाइगर है, ओके. तो ऐसा के ऐसा जो हुआ था वो फिक्शनलिस्ट कहते हैं कि 2 + 2 = 4 हमें इंट्यूटिवली ट्रू लगता है इंस्टेड ऑफ सेइंग 2 + 2 = 5. तो निहिलिस्ट क्या बोलते हैं कि निहिलिस्ट कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स में बिलीव ही नहीं करते, जैसे फिक्शनलिस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स में बिलीव नहीं करते. वो ये कहते हैं कि 2 + 2 = 4 इंट्यूटिवली ट्रू लगता है, लेकिन 2, 4 और एडिशन जैसी एंटिटीज एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब 2 + 2 = 4 भी फॉल्स है. उसी तरीके से मीडियोलॉजिकल निहिलिस्ट का कहना है कि देयर इज अ चेयर इन दिस रूम, इंट्यूटिवली हमें ट्रू लगता है इफ वी कंपेयर इट विद देयर इज अ टाइगर इन द रूम,
लेकिन चेयर, टाइगर, रूम, ये इन टाइप की ये ऐसी कॉम्पोजिट चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो इस वजह से देयर इज अ चेयर इन दिस रूम भी कहीं ना कहीं इज नॉट वेरी मच ट्रू. लेकिन व्हाट मेक्स द सेंटेंस ट्रू इज कि बहुत सारे सिंपल्स हैं, बहुत सारे सिंपल्स हैं. सिंपल्स इन द सेंस कि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस तरीके से अरेंज करे हुए हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे चेयर वाइज है. तो most nihilists however are inclined to say that our ordinary claims are strictly speaking false. जैसे कि फिक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि 2+2=4 इंट्यूटिवली ट्रू लगता है, लेकिन 2, 4 और एडिशन जैसी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब 2+2=4 भी कहीं ना कहीं फॉल्स है. उसी तरीके से निहिलिस्ट कहते हैं कि देयर इज अ चेयर इन द रूम, इंट्यूटिवली हमें ट्रू लग रहा है, लेकिन चेयर जैसी कोई चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ चेयर इन दिस रूम भी हम भी strictly speaking false है. तो we can say that there is a very much similarity with the thinking of the mereological nihilist and the fictionalist. जो फिक्शनलिस्ट है और जो निहिलिस्ट है वो एक जैसा सोचते हैं. ओके कि 2+2=4 या फिर देयर इज अ चेयर इन दिस रूम, ये चीजें इंट्यूटिवली, ये सेंटेंसेस, ये क्लेम्स हैं. ओके वी आर क्लेमिंग दैट देयर इज अ चेयर इन दिस रूम, वी आर क्लेमिंग कि 2+2=4 होता है. तो ये क्लेम्स हमें ट्रू लगते हैं, लेकिन क्योंकि जो क्लेम्स के अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ही उनके लिए, फिक्शनलिस्ट या निहिलिस्ट के लिए ट्रू नहीं है, दैट मीन्स वो क्लेम्स भी फॉल्स हो जाता है. तो निहिलिस्ट और फिक्शनलिस्ट का कहना यही है कि जो ऑर्डिनरी क्लेम्स है ये फॉल्स है. तो ये देखो, शी थिंक्स दैट इट वुड टेक फॉर आर ऑर्डिनरी क्लेम्स टू बी ट्रू इज फॉर देयर टू एग्जिस्ट कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स, बट सच ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट. जैसे कि फिक्शनलिस्ट कहते हैं कि अगर हमें 2+2=4 को ट्रू बताना है तो उसके लिए 2 और 4 जैसी चीजों को एग्जिस्ट होना पड़ेगा. सिमिलरली निहिलिस्ट का कहना है कि अगर हमें चेयर इन दिस रूम को बोलना है कि ट्रू है तो उसके लिए कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर को एग्जिस्ट होना पड़ेगा, बट वो एग्जिस्ट करती नहीं है, मतलब वो चेयर इन द रूम इज ऑल्सो अ फॉल्स क्लेम. The nihilist can explain why some claims seem to be true while others seem to be false. लेकिन अब निहिलिस्ट यहाँ पे फिक्शनलिस्ट नहीं कर पाते हैं. फिक्शनलिस्ट के जैसे निहिलिस्ट हमें एक्सप्लेन कर पाते हैं कि क्यों हमें लगता है कि कुछ ट्रूथ में, क्यों हमें बिलीव लगता है ना, अगर कोई बोलेगा देयर इज अ चेयर इन दिस रूम, तो ये हमें लगता है कि हाँ ये तो सच, मतलब हम डाउट ही नहीं करते उसको कि दैट इज फॉल्स. व्हाई? For she can suggest that when I say there's a chair in the room, that claim, though strictly speaking false, is quite close to a claim that is true, namely that there are simple arranged chair wise in there. तो निहिलिस्ट का कहना है कि there is a chair in the room is false, लेकिन वो हमें ट्रू जैसा इससे लगता है क्योंकि रूम के अंदर कुछ ऐसे सिंपल्स, ऐसे होल ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड है जो हमें चेयर जैसी पोजीशन में लगते हैं. इस वजह से हमें ये क्लेम जो है वो ट्रू लगता है. दूसरी तरफ हमारा क्लेम कि देयर इज अ टाइगर इन दिस रूम हमें फॉल्स लगता है क्योंकि ऐसे सिंपल्स अरेंज नहीं है. मतलब रूम के अंदर जो सिंपल्स है वो टाइगर वाइज पोजीशन में अरेंज्ड नहीं है, इसीलिए वो क्लेम हमें फॉल्स लगता है. ओके, तो यू नो इट्स दैट ओनली. नाउ देयर अनदर, जैसे कि हमने पढ़ा था, इसमें हमारे पास 4 टाइप्स है. फर्स्ट इज द composite theorists, then composition theorists, then mereological nihilists, then we have mereological universalists and mereological restrictivists. Now what is universalist? ठीक है, they are at the other end of the spectrum from nihilist, मतलब वो nihilist का बिल्कुल opposite बोलते हैं. ओके, वो यूनिवर्सलिस्ट का कहना है कि कॉम्पोजिशन एवरी और एनी सर्कमस्टांस में होता ही होता है, कॉम्पोजिशन होता ही है. Okay, and every way of arranging objects is one in which there exists a composite object with those objects as its parts. तो mereological universalist का ये कहना है कि composition चाहे कुछ भी हो, होता ही है. तो निहिलिस्ट के ऑपोजिट जाते हुए यूनिवर्सली बोलते हैं कि यूनिवर्सलिस्ट का कहना है कि जैसे ऑर्डिनरी क्लेम्स है, जैसे हम बोले देयर इज अ चेयर इन दिस रूम, जो है वो ट्रू है क्योंकि चेयर जैसी एक कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसके उसके पार्ट्स है, वो रूम के अंदर, मतलब चेयर एग्जिस्ट करती है, तो देयर इज अ चेयर इन द रूम भी ट्रू है. ओके, द निहिलिस्ट इज फेस्ड विद द ऑपोजिट प्रॉब्लम टू द यूनिवर्सलिस्ट. For she holds that there is something that has my dog today, your cat yesterday, and a balloon tomorrow as its parts. We would call it a duotone. We typically do not suppose that there exists duotones. Universalists try to explain away this oddity by noting that although there is such an object, it is not an object that we are interested in and not one we are inclined to talk about in the way we talk about dogs or cats, but it exists nonetheless. तो यहाँ पर अब देखिए निहिलिस्ट को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपको प्रूव करना है कि ये क्लेम ट्रू क्यों लगता है. फिर अगर आप वो कह रहे हो कि दिस क्लेम इज नॉट ट्रू, देन व्हाई डज इट सीम कि ये क्लेम ट्रू है.
तो उसके कंपैरिजन में यूनिवर्सलिस्ट मतलब उसके जिस कॉन्ट्रास्ट में यूनिवर्सलिस्ट को उल्टा प्रूव करना पड़ता है कि क्यों कुछ क्लेम। देखिए जैसे कि अगर वो उनका कहना है कि कॉम्पोजिट ऑब्जेक्ट्स हर कंडीशन में कॉम्पोजिशन होता ही है, हर कंडीशन में उसके पार्ट्स होते ही हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसका मतलब डॉग है, फिर जैसे देयर समथिंग दैट हैज माय डॉग टुडे, फिर कल मतलब कल बिल्ली थी और परसों मतलब कल बलून होगा, तो वो तो डो आर टू मतलब डॉग, कैट, डो इज DO, कैट का AT एंड बलून का ON। तो दो आतून जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट ऐसा तो कुछ तो करती नहीं है। तो यूनिवर्सलिस्ट का इसमें कहना है कि दो आतून जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्योंकि हम उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है, उसको जानने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी होती है मतलब फोर्थ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू आता है, तो वो है मीडियोलॉजिकल रिस्ट्रिक्टिविस्ट का। उन्हें लगता है कि कंपोजिशन समटाइम्स अकर, so whether there exists a composite object depends on how some bunch of objects is arranged। तो कॉम्पोजिशन जो है मतलब रिस्ट्रिक्टिविस्ट का कहना है कि कॉम्पोजिशन जो है वो हर कंडीशन में नहीं होता है, कुछ कंडीशंस में वो होता है, और वो मतलब कब कॉम्पोजिशन होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे अरेंज्ड है उस पर। अगर वो एक तरीके से ऐसे अरेंज है कि वो एक डॉग को कंपोज करते हैं, तो इफ दे आर अरेंज अनदर वे दे कंपोज नथिंग। तो मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट्स एक तरीके से अरेंज है तो वो डॉग बनाएंगे, फिर उसको उसका कॉम्पोजिशन बिगाड़ देंगे तो वो कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो रिस्ट्रिक्टिविज्म जो है वो और ज्यादा इंट्यूटिव व्यू है, जो कि हमें मोटिवेट करता है। मतलब हमें लगता है कि हाँ ये सच है। मतलब हम नॉर्मल वेज में भी बात करते हैं एटम्स की कि एटम्स ऐसे अरेंज करो तो ये बनेगा, वैसे अरेंज करो तो वो बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट सीम्स मोर इंट्यूटिव। Okay. अब nihilists or universally are typically motivated by the thought that there is no good account that tells us when composition occurs and does not, which accords with our intuitions about which composites exist, and which does not result in us having to say that it is sometimes a vague matter whether any composite exists at all। तो nihilist और universalist जो है वो हमें थोड़ा सा ये डाउट देते हैं कि मतलब कॉम्पोजिशन कब होता है उसके बारे में पता नहीं, व्हेन डज इट हैपन, कब होता है ये कॉम्पोजिशन की फिर वो अलग अलग पार्ट्स मिलके कोई नई चीज बनाता है। ओके तो निहिलिस्ट और यूनिवर्सलिस्ट का मतलब निहिलिस्ट और यूनिवर्सलिस्ट रिस्ट्रिक्टिविज्म को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल लगता है कि परफेक्टली जनरल नॉन आर्बिटरी कंडीशंस के साथ आना जिसमें कंपोजिशन होता है फ्रॉम विच इट फॉलो दैट देयर एग्जिस्ट डॉग्स एंड कैट्स एंड टोस्टर्स बट नॉट दो टून्स। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि अच्छा ठीक है एक तरीके से अरेंज हुआ तो डॉग बना, दूसरे से तो कुछ नहीं। तो मतलब डॉग है, कैट है, बलून है, लेकिन दो तून नहीं बनता है। मतलब ऐसा कैसे होता है कि मतलब या तो वो डॉग है या वो कुछ भी नहीं है, उसके बीच का कुछ क्यों नहीं होता है। सो दैट इज समथिंग दैट दे क्रिटिसाइज अबाउट। निहिलिस्ट और यूनिवर्सलिस्ट का कहना है कि एंड में रिस्ट्रिक्टिविज्म जो है वो अनटेनेबल है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, एंड इसीलिए हमें यूनिवर्सलिज्म और निहिलिज्म इन दोनों में से सबसे कम बुरा व्यू, लीस्ट बैड व्यू, मतलब सबसे दोनों मतलब इफ बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग तो दोनों में से सबसे कम गलत कौन सा है, सबसे कम गलत कौन सा लगता है उसमें से चूज करना है हमें। तो निहिलिस्ट जो है ऑफ कोर्स निहिलिज्म को चुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनिवर्सली जो है वो अननेसेसरी पोजिट ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट नीडेड टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो निहिलिस्ट को लगता है यूनिवर्सलिस्ट अपने मन से कुछ सिर्फ दो आतून कुछ होता नहीं है बट बना देते हैं उसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए, और यूनिवर्सलिस्ट जो है वो यूनिवर्सलिज्म को चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निहिलिस्ट जो है वो कुछ दे आर अनेबल स्ट्रेट फॉरवर्डली टू मेक सेंस ऑफ ऑर्डिनरी क्लेम्स। मतलब वो कि कैसे डॉग इज ऑन द मैट सिंस अकॉर्डिंग टू निहिलिस्ट देयर आर नो डॉग्स और मैट्स। तो यूनिवर्सलिस्ट इसलिए यूनिवर्सलिज्म को चुनते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि निहिलिस्ट कहते हैं कि देयर इज नो डॉग ऑन द मैट इज फॉल्स, क्योंकि कोई डॉग और मैट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर व्हाट डज दिस मीन, ओके ये ऑर्डिनरी क्लेम्स तो फिर पूरी फॉल्स ही होगी, सब कुछ गलत ही हो गया, सब कुछ खत्म ही हो गया। ओके सो दिस इज व्हाट देयर। तो ये आपको बेसिकली ये है कि आपको पूरे उसमें इन दिस चैप्टर ऑफ मेटाफिजिक्स एवरीथिंग जो भी आएगा उसमें यू विल फर्स्ट हैव द व्यू एंड देन यू विल हैव कंपैरिजंस एंड क्रिटिसिज्म्स कि व्हाई दे क्रिटिसाइज ईच अदर, व्हाई हाउ डू दे कंपेयर ईच अदर। तो बहुत ही मतलब आपको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड, 3-4 पार्ट्स में इसको ये ऐसे ही डिवाइड करना है कि सबसे पहले तो किस बारे में बात करें, जैसे वेदर इट इज अबाउट रिलेशन, whether it is about causation, whether is it about abstract objects or material objects। पहले तो हमें ये पता चल गया। सेकेंड इट व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज फॉर इट, जैसे कि
if it's about relation, टाइम का रिलेशन है तो देन ए थ्योरिस्ट, बी थ्योरिस्ट, या जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो देन नॉमिनलिस्ट एंड प्लेटोनिस्ट. तो व्हाट सेकंड स्टेप इज कि उसके कितने व्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो मतलब वी हैव टू रीड. एंड द थर्ड स्टेप इज थर्ड स्टेप इज रीडिंग व्हाट इज द व्यू अबाउट, कि व्यू के मतलब वो व्यू जो है वो क्या है, कैसे एक्सप्लेन कर रहा है. एंड द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज उनका क्रिटिसिज्म, या उनका उनके व्हाट द अदर पार्टी थिंक्स अबाउट द अदर वन. सो these are just the 4 points, and उसमें से of course first, second and third तो are very easy. Okay, at least 1 and 2 तो are very easy. मतलब आपने what are the things that we are talking about और उसके views क्या है, that is तो already done. बस हमें उसकी second step मतलब हमें learn करना है कि what are the what are the different things, what are the different conditions that the view is telling us about, and उसके बाद कि how do they criticize each other. Okay, and now at last we have what could have been. So far the suggestion has been made that the subject matter of metaphysics involves figuring out which objects exist, what properties they have, and which relations they bear to other objects. तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा उसमें मेटाफिजिक्स में क्या करा है कि which objects exist मतलब abstract objects के बारे में, properties क्या है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया कि वेदर देयर यूनिवर्सल्स और ट्रोप्स, फिर उनका रिलेशन क्या है, मतलब वेदर इट इज ए थ्योरिस्ट, बी थ्योरिस्ट और प्रोसेस काउंटर फैक्चुअल थ्योरीज, ऑल दैट, एंड व्हाट रिलेशंस दे बेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स मतलब होल्स एंड पार्ट्स. ओके, तो दैट इज सर्टनली पार्ट ऑफ द स्टोरी. इतना तो हमने अभी तक पढ़ लिया है. इसके अलावा हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि हमारी वर्ल्ड कैसा है, बट हमें ये भी जानना है कि उससे अलग क्या हो सकता था. मतलब अभी जैसा हमें पता है वो तो ठीक है, बट हाउ कुड इट हैव बीन डिफरेंट. मतलब अगर हम बात करते हैं ना पैरेलल यूनिवर्स, या अगर अभी वर्ल्ड ऐसा नहीं होता तो वो कैसा कैसा हो सकता था. ओके, तो इसका मतलब है इसका एक पार्ट है, मतलब इस बारे में सोचने का एक हिस्सा है कि वी हैव टू थिंक अबाउट द लॉज ऑफ नेचर दैट गवर्न आवर वर्ल्ड. तो जैसे वी डू नॉट merely want to know that this particular salt dissolves in this particular sample of water. We not even just want to know for all salt samples that have been, are, or will be put in water, whether those samples dissolve. First, suppose that every sample of salt that is placed in water of a certain temperature does in fact dissolve. Then a certain regularity holds, a regularity between salt and dissolution in water of a certain temperature. But we want to know that there is just a regularity. We want to know whether this regularity is law like. Consider the fact. तो देखिए मतलब यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमें ये, अब चलो हम आप कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि क्या नमक पानी में घुलता है, या नमक पानी में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे घुलता है, कितना घुलता है, सभी टाइप के सॉल्ट घुलते हैं नहीं घुलते हैं, हमें नहीं पता. अब आपको बोला जाए कि अच्छा ठीक है, कुछ एक है कि वो नमक जो है वो पानी में मिल जाता है, मतलब नमक का और पानी में घुलने का कुछ ना कुछ रिलेशन है, कि एक सर्टेन टेम्परेचर के पानी में नमक को घोला जा सकता है, उनके बीच में कुछ रिलेशन है. पर हमें पता करना है कि क्या ये सिर्फ एक मतलब रेगुलरिटी नहीं है, या फिर ये क्या है, क्या ये इसका कोई लॉ है, क्या कोई लॉ है कि हाँ नमक पानी में हमेशा घुलेगा ही घुलेगा, वो उसी टेम्परेचर पे घुलेगा. वी वॉन्ट टू नो वेदर इट इज लॉ लाइक. जैसे यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन करते हुए, जैसे कि सपोज इट इज अ फैक्ट that all red-haired women wearing yellow t-shirts that read hell yes are in my living room. तो आप मान लीजिए एक फैक्ट के लिए कि ये एक फैक्ट है कि जितने भी लाल बाल वाली औरतें हैं जिनके बाल लाल है, जिन्होंने येलो टी शर्ट पहना हुआ है और जो बोलती है ये हेल यस, वो अभी के अभी मेरे लिविंग रूम में, आप मान लीजिए. ओके, अब कोई भी लाल रंग के बालों वाली औरत मेरे लिविंग रूम में नहीं है जिसने येलो कलर का टी शर्ट पहना है. ठीक है, मतलब है, मतलब सारी कोई भी मतलब मेरे लिविंग रूम के अलावा कहीं भी नहीं है. ओके, एनीवेयर बट माई लिविंग रूम, मतलब वो सिर्फ मेरे लिविंग रूम में, उसके अलावा कहीं भी नहीं है. रेड कलर्ड है, येलो टी शर्ट एंड रीडिंग हेल यस, तो वो सभी मेरे लिविंग रूम के अलावा कहीं नहीं, मतलब दे आर ओनली एंड ओनली इन माई लिविंग रूम. बट हमें ये नहीं लगता कि इट्स ए लॉ लाइक कनेक्शन, मतलब ये कोई लॉ नहीं है कि हाँ हर लाल बाली वाली औरत मेरे लिविंग रूम में ही होंगी. इज दिस काइंड ऑफ अ लॉ? नो. एंड ये हमें लॉ लाइक कंडीशन भी नहीं, कनेक्शन दिखता भी नहीं है, क्योंकि देयर कुड इजीली बी अ वुमन विथ रेड हेयर, जो मतलब ऐसा बहुत इजीली हो सकता है कि किसी के लाल रंग के बाल है किसी के, एंड उसने येलो टी शर्ट पहना है और वो मेरे लिविंग रूम में नहीं है. तो दैट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट डज नॉट सीम लॉ लाइक. ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर लॉ है. तो ये एक मियर रेगुलरिटी है, लॉ नहीं है. दिस इज नॉट अ कंपल्शन, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज स्टेटेड कि हाँ होगा यही होगा. नो. तो जैसे कि पानी और नमक के केस में हमें जानना है कि क्या सॉल्ट को एक सर्टेन टेम्परेचर में जब हम सर्टेन टेम्परेचर के पानी में डालेंगे तो क्या वो लॉ लाइक सिचुएशन है कि हाँ यही होगा वरना नहीं होगा. इज दैट?
तो हमें जानना है कि क्या होता अदर सॉल्ट सैंपल्स ऑफ सॉल्ट का इफ दे हैड नॉट बीन प्लेस्ड इन वाटर ऑफ द रेलेवेंट टेम्परेचर. Again, it is worth noting that while both scientists and philosophers want to know whether there is a law-like relation between, for example, placing salt in water and salt dissolving, philosophers also want to know what it means to say that a regularity is a mere regularity as opposed to being law-like. So they are interested in different theories about what is to be a law of nature. We will not discuss these different views here. तो हम व्हाट कुड हैव बीन में डिफरेंट व्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, बट येस फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट दोनों को इस बारे में जानना है कि अच्छा अगर सॉल्ट उस टेम्परेचर पे नहीं होता पानी के उस टेम्परेचर में तो कि क्या वो घुलता. इस क्वेश्चन को लेकर दोनों इंटरेस्टेड, लेकिन फिलोसोफर्स को इससे ज्यादा जानना है. उन्हें जानना है कि क्या ऐसी चीज है जो किसी कंडीशन को या किसी चीज को एक लॉ बना देती है और एक मियर रेगुलरिटी नहीं बनाती. वो क्या कंडीशन है जिसे वो एक रेगुलरिटी से कन्वर्ट करके एक लॉ में बदल देती है. फिलोसोफर्स को और भी कुछ जानना रहता है. So this is, I think, the end. Okay, no, there's one page left. So what we can say that in metaphysics, when we ask questions about how our world could have been different, there is really cluster of different questions we might be asking. For instance, we might want to know how our world could have been different if the laws of nature had remained the same. तो जैसे कि क्या होता दुनिया का अगर लॉज ऑफ नेचर सेम रहते, मतलब अगर बेसिक लॉज सेम रहते, क्या फिर भी दुनिया अलग हो सकती थी. जैसे कि यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि if for instance have worn a differently colored jumper today, if the laws of nature had been the same as they actually are. मतलब हम कई बार सोचते हैं ना कि क्या ऐसा होता, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आई एम गोइंग अवे एंड आई फाइंड अ 5 रुपीज कॉइन ऑन द रोड. ओके, तो मैं सोचने लग गई कि क्या मैं अगर इस रास्ते से नहीं जाके उस रास्ते जाती तो भी मुझे 5 रुपए का कॉइन मिलता. क्या मैं यहाँ से आधे घंटे बाद जा रही होती तो क्या मुझे तब भी कॉइन मिलता. क्या मैं आज की बजाय कल जा रही होती तो तब भी मुझे कॉइन मिलता. या जिसका कॉइन गिरा है क्या वो उस रास्ते ना से आके दूसरे रास्ते से जाता और मैं भी दूसरे रास्ते से जाती, क्या तब भी वो कॉइन मुझे मिलता. सो हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर मतलब ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अगर लॉज ऑफ नेचर सेम होते तो क्या तब भी हमारी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही होती, तब भी हमारा वर्ल्ड ऐसे ही होता कि क्या उसमें पॉसिबिलिटी थी कि कुछ और हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए. ओके, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत डिफरेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हम बताए कि दुनिया कैसे कितने तरीकों से अलग हो सकती थी. इक्वली दो we might be interested in how the laws of nature themselves could have been different. तो हम ये तो ठीक है, एक हमने देख लिया कि अच्छा लॉज ऑफ नेचर से में वर्ल्ड कैसे अलग हो सकता था. दूसरा हम देख रहे कि लॉज ऑफ नेचर इटसेल्फ कैसे अलग हो सकते थे, कि क्या जरूरी है कि बारिश आएगी मतलब ऊपर से पानी गिरेगा, पानी ही आग को बुझाएगा, क्या आग पानी को नहीं बुझा सकता. सो ऑल दीज थिंग्स we might wonder whether it could have been that our world had no weak electromagnetic force. These sorts of questions are interesting, not so much because it is of interest of whether our world could have been one with different laws of nature, but rather because we are often interested in what else our world would have been like if the laws had been different. तो हम यही कि अगर हमारा लॉज अलग होते तो हमारे वर्ल्ड कैसा होता. So we might want to know, for instance, what our world would have been like if there had been no weak electromagnetic. अभी हमें पता है ना कि बहुत ही वीक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, तो हम सोचते कि अगर ये नहीं होता तो क्या तब भी हम ऐसे चल रहे होते, नॉर्थ पोल साउथ पोल, व्हाट इज ऑल ऑफ दीज, मतलब ये क्या होता अगर हमारा ऐसा नहीं होता. तो दैट इज व्हाट फिलोसफर्स ऑल्सो थिंक अबाउट. तो इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हम ये जाने कि वर्ल्ड व्हाट द लॉज ऑफ आवर वर्ल्ड वुड हैव बीन इफ लॉज हैड बीन एब्सेंट. तो मतलब कि क्या होता, मतलब अगर ये लॉज ऑफ नेचर एब्सेंट होते तो हमारे लॉ क्या होते, क्या नहीं होते. दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. ओके, when we ask questions like this, we are interested in what in metaphysics we call modality. Now, what is modality? We are interested in what is possible, what could be the case, what is impossible, and what is necessary. तो जब हम ऐसा कुछ पूछते हैं कि whether something is possible, that question is really ambiguous. Suppose I ask whether it is possible that blue whales fly. I might be asking whether it is nomically possible that blue whales fly.
whether it is consistent with the laws of nature that blue whales fly. To answer the question is probably that it is not nomically possible that blue whales fly. They are too big and heavy to be supported by wings. We might, however, be asking whether it is logically possible. So logical possibility is a much broader notion than nomic possibility. तो हम जब मोडालिटी की बात करते हैं, मोडालिटी में ये बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या नेसेसरी है, मतलब क्या होना ही चाहिए क्या चीज करने के लिए. तो जैसे अगर हम बात करें कि क्या ब्लू कलर की वेल्स, मतलब ब्लू वेल्स फ्लाई आसमान में उड़ सकती है, अगर हम नॉमिकली पूछे तो नॉमिकली वो फ्लाई नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि हम नॉमिकली बोलेंगे यार वो बहुत भारी होती है, तो विंग्स जो है वो उनके वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, वो हवा में उड़ नहीं पाएंगे. लेकिन अगर हम लॉजिकली पूछे कि क्या लॉजिकली ब्लू वेल्स फ्लाई कर सकती है, तो लॉजिकल पॉसिबिलिटी नॉमिकल पॉसिबिलिटी से काफी बड़ी होती है. ओके तो अगर हम लॉजिकली पूछे कि दैट ब्लू वेव्स वी आर आस्किंग वेदर देयर इज any way at all that our world could have been such that there would be flying whales. तो जब हम लॉजिकली पूछते हैं मतलब हम बोल रहे हैं कि क्या कहीं भी किसी भी हालत में कोई भी दुनिया में क्या ये पॉसिबल था कि ब्लू वेल्स उड़ सके. तो जब हम लॉजिकली बात करते हैं तो यस वी कैन से कि हाँ कभी पॉसिबल हो सकता था कि ब्लू वेल्स फ्लाई करें. फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता था कि अगर हम पानी में तैरने को उड़ना बोले तो इट मस्ट बी पॉसिबल कि हाँ ब्लू वेल्स उड़ रही है फिर, क्योंकि हम लोग ने वो कंडीशन बदल दी. ओके या फिर हम हो सकता था कि लॉज ऑफ नेचर अलग होते तो भारी चीजें फ्लाई कर पाती और लाइट नहीं कर पाती. सो लॉजिकली जब हम बात करते हैं, लॉजिकली का मतलब होता है कि क्या कभी भी किसी भी हालत में किसी भी स्टेट में किसी भी और वर्ल्ड में वो चीज पॉसिबल है. तो यस लॉजिकली इट कैन बी पॉसिबल. ओके तो there are certainly some ways our world could not be. For instance, it couldn't be a way such that 2 plus 2 equals something other than 4. That's why we say that it is necessary that 2 plus 2 equals to 4. Of all the ways our world could be, none of the ways in which 2 plus 2 equals other than 4. But there is a way our world could be in which there are flying ways, but there is nothing contradictory about the ideas that fails fly. So while it is most likely nomically impossible that there are flying whales, it is logically possible. In one sense, flying whales are possible, in another sense, they are not. तो जब हम पूछते हैं कि what can be possible, क्या कोई चीज हो सकती है, तो नॉमिकली वो नहीं हो सकती, बट लॉजिकली हो सकती है. किस केस में? जब हम ब्लू वेल्स के उड़ने की बात करते हैं. Answers to model questions are important and often foundational to other disciplines in philosophy. हमने पहले देखा था कि मेटा एथिक्स में या फिर फिलोसफी ऑफ माइंड जो हम पढ़ते हैं उसका एम क्या होता है कि मॉरल प्रॉपर्टीज और नेचुरल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन वो करना. क्या मॉरल प्रॉपर्टीज भी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है और मेंटल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिलोसफी ऑफ माइंड के बीच में. तो इसके बीच में इसके बीच में वो करना. तो इस बारे में हम क्वेश्चंस, क्योंकि जो मॉडल क्वेश्चंस है वो कई बार फिलोसफी ऑफ माइंड एंड मेटा एथिक्स का फाउंडेशन फॉर्म करते हैं. तो हमने पहले एक पावरफुल बीन की स्टोरी कही थी कि इन दैट स्टोरी वी फाउंड आउट वेदर दैट पावरफुल बीन वुड नॉट डू मोर टू क्रिएट मॉरल प्रॉपर्टीज एंड जस्ट टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल प्रॉपर्टीज. तो हम जब नेचुरल और मॉरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कि अच्छा इमेजिन करिए पावरफुल बीइंग है जिसने एक वर्ल्ड बनाया, क्या उसके बाद वो मॉरल प्रॉपर्टीज बना रहा है या वो उसके पहले ही बना चुका है. ठीक है तो we can ponder a similar question in philosophy of mind. Would an all-powerful being need to do more to create mental properties than just create and distribute physical properties? तो क्या वैसे ही जैसे हम मॉरल और नेचुरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वैसे ही क्या मेंटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए क्या उस पावरफुल बीन को जिसने वर्ल्ड को बनाया उसे क्या और मेहनत लगी होगी बात में. तो ऐसी स्टोरीज जो है आर नाइस वेज टू बिगिन थिंकिंग अबाउट द रिलेशन बीन. तो मतलब बाकी दूसरी दो प्रॉपर्टीज के बीच में दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप समझने के लिए ये क्वेश्चन इज अ गुड स्टार्ट पॉइंट. ओके तो इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस विद दीज क्वेश्चंस हाउएवर वी वांट टू मेक देम मोर प्रिसाइज. To do that, we need to appeal to modality. For we are really asking whether the distribution of, say, natural properties necessitates the existence of moral properties. तो ये है कि इसके लिए हमें मोडालिटी को देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल है और हम ये पूछ रहे हैं कि क्या नेचुरल प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉरल प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, मतलब कि नेचुरल प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करने के लिए मॉरल प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है. तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई भी वेदर एनी पॉसिबल टाइम द ऑल पावरफुल बीइंग क्रिएट्स अ वर्ल्ड दैट इज एग्जैक्टली लाइक आवर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचुरल प्रॉपर्टीज, दैट वर्ल्ड इज आल्सो लाइक इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉरल प्रॉपर्टीज. तो भले ही इस डिबेट में हम
ये डिस्कस करते हैं कि चीज़ें कैसी है, हम ये भी कर सकते हैं कि चीज़ें कैसी हो सकती है, चीज़ें क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो हमें मोडालिटी के बारे में केयर सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि वी केयर नॉट जस्ट अबाउट हाउ आर वर्ल्ड इज, वी ऑल्सो केयर आवर वर्ल्ड कुड हैव बीन डिफरेंट, क्या अलग हो सकता था उसके बारे में भी केयर करना है। लेकिन क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो एम्पिरिकल साइंटिस्ट वगैरह, मतलब इनके बियॉन्ड जाते हैं, वी कैन नॉट really get the answers to these questions. So with this, we are an end to this chapter. This was our unit 3. Unit 3 का part 1 था. The part 2 will be coming soon, guys. See you soon. Goodbye.